आइए आज हम लोग भारत एक दृष्टि में यह आज हमारा एसपीटी का 5वां क्लास होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज जानेंगे। क्या जानेंगे? भारत के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जैसे कि भारत की राजधानी को जानेंगे, जलवायु को जानेंगे, उसकी अवस्थिति क्या है, भारत देश का आकार क्या है कि नहीं। जैसे श्रीलंका के आकार के बारे में कल हम लोग पढ़े थे, तो बताइए कि श्रीलंका देश का जो आकार है वो किस आकार का है? नारियल के जैसा है। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत जो है, तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, इन सब बातों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि भारत की जो अवस्थिति क्या है। भारत की अवस्थिति क्या है, बात समझे कि नहीं? अब भारत की जो अवस्थिति है उसको देखिए, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, यानी कि भारत जो अवस्थित है वह उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। भारत कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर में। उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। भारत कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर में। ठीक है, भारत कहाँ पर अवस्थित, जल्दी बोलिए। उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी उत्तरी गोलार्ध देशांतर में और पूर्वी देशांतर में। अच्छा, भारत जो है उसकी आकृति कैसी है ये बताइए, मतलब कि भारत का आकार कैसा है? तो भारत का आकार है चतुष्कोणीय, यानी कि भारत जो है इसमें कितना कोण नजर आ रहा है? चार कोण नजर आ रहा है, इसलिए हम इसको चतुष्कोणीय बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए भारत में कितने कोण है? 4, इसलिए भारत चतुष्कोणीय आकार का। भारत किस आकार का है? चतुष्कोणीय आकार का। चलिए, वैसे भी आप लोग को एक चीज तो पता ही है कि भारत को ये भारत में जो है सो 4 गो कोण है, तभी तो हम लोग 4 गो कोण और 4 गो दिशा के बारे में हम लोग चौहद्दी बोलते रहते हैं। तो चौहद्दी बोलते हैं, चौहद्दी से याद कर लीजिए चतुष्कोणीय। बताइए भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। अब भारत की अवस्थिति क्या है? तो हम बोलेंगे कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। भारत कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। हाँ, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद है भारत की राजधानी कहाँ है? ये तो आपको पता ही होगा, न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। इसके बाद है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है वो आपको मानसूनी है ना, और ये मानसूनी भी इसको हम बोल सकते हैं। तो भारत की जो जलवायु है ये मानसूनी है। मतलब क्या हुआ इसको समझ लीजिए। देखिए, भारत की जलवायु है मानसूनी, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो है आपको मौसम के हिसाब से यहाँ की सब कुछ जलवायु, यहाँ का हवा, ये सब कुछ हर एक रुख बदल जाता है। किसके हिसाब से? जलवायु के हिसाब से। और आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि बिहार की जो कृषि है वो पिछड़ापन रहता है। इसका कारण क्या है? उसमें मानसून भी आता है। क्यों? क्योंकि बिहार के अधिकतर किसान गरीब हैं, जो अपने खेत की सिंचाई करने के लिए मानसून पर ही निर्भर रहते हैं, और जिसके कारण से वर्षा कब होगा उसका कोई ठीक थोड़ी ना रहता है। अभी बारिश हो नहीं रही है, आज जो किसान मान के चलिए भगवान भरोसे बैठा हुआ होगा तो उसका फसल क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। तो बताइए, इसी कारण से बिहार की कृषि पिछड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी? जी। तो इसलिए याद रखिएगा कि बिहार के कृषि पिछड़ेपन के कारण एक मानसून भी है। बात समझ में आ गया? तो बताइए कि बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। बिहार में भारत में कितने राज्य हैं? 18। भारत में 28 राज्य हैं। एक राज्य और बढ़ गया है, तेलंगाना। तो याद रखिएगा कि भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य है। भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य। ठीक है, तो बताइए अभी भारत की अवस्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28 या 29 मानिएगा आप लोग ऑप्शन में। ठीक है, 28 या 29 मानिएगा। अगला है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7। चलिए, अब है कि भारत देश में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, हम बताए थे कि केंद्र शासित प्रदेश इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्रधानमंत्री का अधिकार। केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं उस सब में किसका अधिकार होता है? प्रधानमंत्री, मतलब कि पीएम का। पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। सीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ मिनिस्टर। सीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर। तो केंद्र शासित प्रदेश जो होंगे, जैसे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने हैं? 8। तो केंद्र शासित प्रदेश पर किनका शासन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर का मतलब प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो अभी बताइए अभी प्रधानमंत्री कौन है? पूरा नाम बताइए। श्री नरेंद्र
दामोदर दास मोदी। आगे है आपको भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,000 है ना 263 वर्ग किलोमीटर। बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल याद रखिएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 263 वर्ग किलोमीटर है। बात कुछ समझ में आ रहा है ना। तो बताइए भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। 8। और केंद्र शासित प्रदेश पे किनका शासन होता है। प्राइम मिनिस्टर का हिंदी प्रधानमंत्री। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 भारत की अवस्थिति क्या है। मानसूनी है। भारत की अवस्थिति मतलब भारत कहाँ पर अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है कि भारत में कुल विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है। कहने का मतलब ये है कि विश्व में जो क्षेत्रफल है, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ शॉर्ट है बहुत, इसको जरा समझना मुश्किल होता है लेकिन हम समझा रहे हैं, समझ जाइएगा। पूरे विश्व में जितना भूमि है, पूरे विश्व में जितना भूमि है उसमें भारत कितना छेका हुआ है। अब समझ में आया होगा आपको। जी, भारत कितना जैसे ये बेंच है, इस बेंच पर आप कितना जगह छेके हुए हैं तो कुछ मात्रा होगा ना। उसी तरह से पूरे विश्व का जो भूमि है उसमें भारत का कितना परसेंट मतलब जो छेका हुआ है। तो याद रखिएगा 2.42%। कितना 2.42%। 2.42% याद रखिए। उसे दशमलव के बाद हमेशा एक एक करके बोला जाता है, इसलिए 4-2 बोलिए। ठीक है, तो बताइए कि विश्व में भारत जो है वो भारत का जो क्षेत्रफल है वह आपको कितना परसेंट है। 2.42%। अब बताइए मात्र 2.42% जो है भारत जगह छेका हुआ है पूरे विश्व में। बात कुछ समझ में आ रहा है। तो बताइए भारत जो है वो कितना परसेंट छेका हुआ है। 2.42%। चलिए अगला है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से, किसके दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। 7वां स्थान। यानी कि विश्व में अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर क्या आता है। चीन आता है। पहले स्थान पर कौन आता है। चीन आता है। और दूसरे स्थान पर आपको जो है दूसरे स्थान की बात कर रहे हैं, ये 7वें स्थान पर जो है उसी तरह से आपको दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर कोई और आते होंगे। और 7वां स्थान पर जो आता है आपको कौन आता है। भारत। देखिए अगर नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा कि भले ही क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है आपको जनसंख्या की दृष्टि से चीन था। ये था बाय मिस्टेक बोल दिया आपको चीन। हम जनसंख्या के दृष्टि से आपको भारत पहला स्थान पर है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कहे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो उसमें आपको सबसे पहले आपको आता है रूस। बताइए क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किस देश का है पूरे विश्व में। रूस का है। सबसे ज्यादा किसका है। रूस का। और उसी तरह से 2 से लेकर के 6 तक कोई और देश होंगे, लेकिन 7वां स्थान पर कौन आते हैं। भारत। तो बताइए कि भारत जो है विश्व में आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान पर है। 7वां स्थान पर। याद रहेगा ना। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान पर चीन। नहीं याद रहेगा तो ऐसे याद रखिए। जौ से जनसंख्या, अब जौ किस में आता है। चौथा जौ में आता है, तो इसलिए जौ से चीन, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला स्थान पर चीन। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो क्या स्थान पर है। 7वां स्थान पर। चलिए, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान पर कौन देश है। रूस है। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान है। ठीक है, अब ये भी आप उस दिन पढ़ रहे थे कि दक्षिण एशिया में क्या पढ़े थे। दक्षिण एशिया में जो है भारतीय जो उपमहाद्वीप है। तो बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में। 7वां है। अब पहला स्थान पर कौन है बताइए। रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पर रूस। दूसरा, हम आपको बैक के क्लास में बताए थे क्लास 4 में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान है भारत का। ठीक है, जब दक्षिण एशिया में बात करें तो हम आपको बताए थे कि पहला स्थान पर आपको जो है सो पॉपुलेशन में कौन सा है। पहला स्थान पर पॉपुलेशन मतलब कि किस में, सॉरी जनसंख्या में पहला स्थान पर जनसंख्या में आपको पाकिस्तान है। क्या है। पाकिस्तान है। दूसरा स्थान पर क्या है। भारत है। तीसरा स्थान पर क्या है। नेपाल है। चौथा स्थान पर क्या है। भूटान है। और 5वां स्थान पर क्या है तो बांग्लादेश है। अगर वो सब ज्यादा नहीं याद रहे तो बस इतना याद रखिए कि एशिया में भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से क्या स्थान है। दूसरा स्थान है ना। फिर से समझिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से एशिया में भारत का क्या स्थान है।
स्थान। दूसरा स्थान है। ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? जी। अच्छा, अब ये बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का क्या स्थान है? 7वां। और एशिया में? दूसरा। अब समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न है क्षेत्रफल में, ठीक है, तो क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन सा है? अभी 6 को देश के बारे में चर्चा कर रहे थे ना अभी हम लोग कि 6 कोई और देश बड़ा है। तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 6 और कौन से बड़े देश हैं? सबसे पहले जैसे कि देखिए रूस है, रूस के बाद आपको कनाडा है, फिर क्या है? चीन है, इसके बाद अमेरिका है, फिर क्या है? ब्राजील है, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया है। और ये 6 को के बाद हमारा देश कौन सा है? भारत। बाकी 6 देश का क्षेत्रफल जो है हमारे देश से क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? रूस है, फिर क्या है? कनाडा। आप जो रूस जाइएगा तो कन्ने लगेगा ना, तो सबसे पहले आप रूस आइएगा तब ना कनिएगा। तो बात समझ लीजिए, पहला क्या है? रूस का। फिर क्या है? कनाडा। जब आप करने लगेगा तो हम आपको चीनी देंगे। क्या देंगे? चीनी देंगे तो आप खुश हो जाइएगा। तो पहले बताइए। रूस, पहले रूस, कनाडा, फिर कनाडा, तब चीन। चीन। और चीन के बाद जो है आपको अमेरिका है, फिर आपको ब्राजील है, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि 3 को याद रखना पड़ेगा, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे पहला स्थान पर रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन। चलिए चीन दे देंगे आपको, इसके बाद अमेरिका, अमेरिका, इसके बाद ब्राजील, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो अब आप लोग को याद हो गया होगा कि पहला पर कौन है, दूसरा पर कौन है, तीसरा पर कौन है, चौथा पर कौन है और 5वां से लेकर के 7वां तक कौन है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए। जी। सबसे मुख्य जो रहता है पहला स्थान पर जो है सो, और भारत जिस देश में आप पढ़ रहे हैं तो पहला स्थान पर रूस है और 7वां स्थान पर भारत है। और एशिया में भारत का कौन सा स्थान? दूसरा। और एशिया में पहला स्थान पर कौन है? पाकिस्तान। चलिए तो बताएंगे आप लोग कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मतलब कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो आपको हिंदी है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। अच्छा एक बात बताइए, आप उस दिन देखे थे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अच्छा आइए, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। भारत में जो है ना सबसे बड़ी जनजाति जो है वो सबसे बड़ा जनजाति वो आपको भील है। और अगर दूसरा की बात करें तो गोंड है। देखिए याद करिए, सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। ठीक, तो ये जनजाति का नाम है भील। अगर आपसे पूछे कि भील क्या है तो भील जनजाति का नाम है। दूसरा है आपको कि दूसरे स्थान पर गोंड आता है। दूसरा स्थान पर क्या आता है? इस प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। देखिए वैसे भी एक बात बताते हैं, सबसे बड़ी जनजाति पूछ रहा है ना, देखिए जहाँ पर भीड़ होगा वही ना सबसे बड़ा कहलाएगा। इसलिए याद रखिए कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है? और दूसरा स्थान पर क्या है? गोंड। दूसरा स्थान पर क्या है? गोंड है। अगला है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, और ये हम उस दिन ही आपको बताए थे बैक के क्लास में, क्लास 4 जो हम लोग कर रहे थे उसमें देखे थे कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश था कि नहीं था? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। बोलिए 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक बार पुनः सुनिए, आप लोग हल्ला नहीं कीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर है ना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। बोलिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये था आपको अक्षांशीय स्थिति। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं देशांतर स्थिति। तो देखिए देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। बोलिएगा देशांतर, एक बार रुक जाइए। देशांतरीय स्थिति जो है वो आपको एक बार पुनः सुन लीजिए, 68 डिग्री 7 मिनट। बोलिएगा 68 डिग्री 7 मिनट। उसके बाद है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के है 97 डिग्री 25 मिनट, है ना? 97 डिग्री 25 मिनट। पहले इस दोनों को याद कीजिए, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। और इसके बाद आपको देशांतरीय विस्तार जैसे पूछेगा तो पूर्वी देशांतर, और अक्षांशीय पूछेगा तो उत्तरी अक्षांश, अक्षांश पूछेगा तो उत्तरी अक्षांश, और देशांतर पूछेगा तो पूर्वी देशांतर। ठीक है, बात समझ में आया? देशांतर पूछेगा तो
पूर्वी देशांतर। ठीक, बात कुछ समझे कि नहीं समझे? बताइए अक्षांश की स्थिति कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जब देशांतर पूछेगा तो देशांतर में आपको 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, हो जाएगा। न्यूमेरिकल टाइप जो भी आएगा, न्यूमेरिकल का मतलब अंक वाला, संख्या वाला, ईस्वी वाला, डेट वाला, इसमें थोड़ा मिस्टेक होता है, भूलता है, फॉरगेटिंग होता है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, बार बार उसको देखते हुए रहना है। तो आइए बात करते हैं कि भारत की लंबाई क्या है। भारत की लंबाई हम आपको पहले क्लास में ही बहुत अच्छा तरीका से बताए थे, तो एक बार आज फिर से समझ लीजिए। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। हाँ देखिए, अब एक बात बताते हैं, आप लोग भूल भी नहीं कीजिएगा। उत्तर से दक्षिण जब कहेगा ना तो 3214 किलोमीटर। अब उत्तर में क्या को लेटर है? उत्तर 3 को है ना, तो इसलिए याद कर लीजिए 3 से शुरू कर दीजिएगा, यानी कि 3 2 1 4, यानी कि 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम कहेगा तो पूर्व में क्या को? 2 ना, पूरब में 3 को। आप पूर्व पर सेट कर लीजिए, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हुई भारत की? तो 2933 किलोमीटर। बताइएगा कितना बोले? 2943 किलोमीटर। कितना बताए? 2943 किलोमीटर। यानी कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है किसकी लंबाई? पूर्व से पश्चिम पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। बात समझ में कुछ आया कि नहीं आया? तो बताएंगे अब आप लोग कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। अब पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो अब बताएंगे आप लोग उत्तर से दक्षिण की लंबाई हम लोग समझ गए, फिर आपको जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई भी समझ गए। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि उत्तर से दक्षिण, ये तो हो गया। पूर्वी बिंदु जो है, भारत की जो पूर्वी बिंदु है, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये अभी ये स्थान है, हम लोग का संस्थान है ना, तो संस्थान का जो पूर्वी किनारा बॉर्डर होगा, जहाँ से दूसरे व्यक्तियों का जमीन होगा, तो इसका जो बॉर्डर होगा उस बॉर्डर का कुछ ना कुछ नाम होगा। इसका नाम नहीं है, लेकिन मतलब अपना भारत जो है ना, भारत का जो पूर्वी पॉइंट है वो पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में, और उस पॉइंट का जो नाम है किबिथु। बोलिएगा किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। अब देखिए, इसको याद रखना बड़ी आसान है। मान के चलिए कि अभी हम यहाँ से पूर्वी एरिया में बोलेंगे जाने के लिए आपको, और बोलेंगे कि देखिए वहाँ पर कुछ गिरा हुआ है, ठीक है, तो कुछ मिले भी नहीं करेगा इनको, तो ये क्या बोलेंगे? की बिच्छू। क्या बोलेंगे? की बिच्छू। बिच्छू बिच्छूना मतलब क्या होता है? चुनना। चुनना। तो इसलिए याद कर लीजिए कि भारत के पूर्वी जो भाग है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो भाग है पूर्वी वाला, सबसे पूर्वी भाग, उसको क्या कहता है? की बिच्छू। याद हो गया। चलिए अगला है आपका, अब है पश्चिमी बिंदु। क्या है? भारत की पश्चिमी बिंदु जो है, भारत की पश्चिमी बिंदु जो है, इसका नाम है आपको गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। गुहार मोती, और उसी को हम लोग गौर माता भी कहते हैं। गुहार मोती को हम लोग क्या कहते हैं? गौर माता। गौर माता भी कहते हैं। इसको भी याद रखना बहुत आसान है। मान के चलिए कि आपका जो घर होगा, घर से पश्चिम वाला जो मतलब क्षेत्र होगा, उसमें आप गौ माता को पालन करते होंगे। गौ माता को, ठीक है, मतलब सोच लीजिए कि गाय है तो इसलिए आप गौ माता का पालन करते होंगे, तो गौ माता से याद कर लीजिए आप गौर माता। बोलिएगा गौर माता। और गौर माता को ही हम लोग गुहार मोती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहार मोती। और वो जो गौ माता को आप पालन करते हैं तो वो गौ माता एक दिन गुजर जाती है ना, इसलिए याद कर लीजिए कि गौ माता यानी कि गौर माता जो है कहाँ पर है? गुजरात में है। और गौर माता को हम लोग क्या कहते हैं? गुहार मोती कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहार मोती भी कहते हैं। ठीक है, तो बताइए पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? पूर्वी बिंदु का नाम किबिथु। और वो किबिथु किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अब चलिए पश्चिमी भाग जो है, पश्चिमी पॉइंट, उसका क्या नाम है? पश्चिमी पॉइंट अभी पता है ना, गौर माता। तो वही बात है, गौर माता जो कि गुजरात में है, और गौर माता को हम लोग गुहार मोती कहते हैं। बात समझ में आया? गुहार मोती उसी को कहते हैं। ठीक है, अगला चलिए। ठीक है, तो अब बताएंगे कि ये आप लोग जो है सो पूर्वी और पश्चिमी तो समझ गए, अब जरा उत्तरी बिंदु को भी हम लोग समझेंगे। तो उत्तरी बिंदु जो है, उत्तरी तो याद रखना बहुत ही अच्छा है कि ऐसा सोच लीजिए जब भी आपको कॉल करना होगा ना तो अपने घर के उत्तर में जाके कॉल कीजिएगा। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ पर वाईफाई का व्यवस्था है उधर, और नेटवर्क भी उत्तर में काम करता है। इसलिए याद कर लीजिए कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। इंदिरा
कौल। और ये इंदिरा कौल कहाँ पर है? तो ये आपको लेह लद्दाख में है। कहाँ पर है? लेह लद्दाख में है। इंदिरा कौल कहाँ पर है? लेह लद्दाख में है, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद हम लोग जानते हैं लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में। तो बताइए उत्तरी बिंदु जो है, उत्तरी बिंदु उसका नाम क्या है? उत्तरी बिंदु का नाम है, देखिए बस इंदिरा कौल, कौल याद रखिए, इंदिरा कौल, ठीक है। अब चलिए दक्षिणी बिंदु जो है उसके बारे में जरा जानते हैं। भारत के दक्षिणी बिंदु जो इसका है उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर फंसने वाला है, उत्तर में जाके कॉल करेंगे तो उत्तर वाला में भी इंदिरा लगा हुआ है, दक्षिण वाला में भी आपको इंदिरा लगा हुआ है। देखिए उत्तर में जाके कॉल करेंगे और दक्षिण में जाकर के हम लोग क्या करेंगे बताइए? दक्षिण में क्या करेंगे वो याद हो ना हो, इसको आप याद कर लीजिएगा, समझ में आए ना आए। दक्षिणतम बिंदु जो है उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। चलिए भारत के मुख्य भूमि, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमोरिन जो कि तमिलनाडु में है। देखिए एक संस्कृत में हम पढ़े थे, भारत से दक्षिणे तिष्ठति कन्या, मतलब कि कन्याकुमारी भारत से दक्षिणे तिष्ठति, मतलब कन्याकुमारी जो है भारत के किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। इसलिए याद कर लीजिए भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु जो है वो आपको कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी आपको कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। और कन्याकुमारी को हम लोग केप कोमोरिन भी कहते हैं, केप कोमोरिन भी कहते हैं। देखिए कन्या तो हमेशा केप लगा के रहती है ना, टोपी लगा के रहती है ना, इसलिए केप कोमोरिन जो कि तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तो बताइए तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई। तो बताइए सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, सबसे दक्षिण का बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तर का बिंदु क्या है? इंदिरा कौल। पूरब का बिंदु कीबिथु है ना। पश्चिम का बिंदु गौर माता, उसी को हम लोग गुहार मोती भी कहते हैं जो कि गुजरात में है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपको इंदिरा पॉइंट है। और इसी का अन्य नाम जो है वो पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट भी है। बताइएगा कि इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है इसका दूसरा नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। क्या नाम है बताइए? पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन। पिगमिलियन पॉइंट या चलिए पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट ये आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे है, चलिए इसके बाद है कि भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, यानी कि ये जो दक्षिणी बिंदु है, भारत की जो दक्षिणी बिंदु है ना, भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो कितना किलोमीटर है? 876 किलोमीटर। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। फिर आगे है कि भारत की जो स्थल सीमा की कुल लंबाई है, यानी कि भारत की कुल लंबाई स्थल सीमा यानी कि कुल भूमि कितनी किलोमीटर में फैली हुई है? 15,200 किलोमीटर में। कितनी? 15,200 किलोमीटर में कुल भूमि है। किसकी कुल भूमि? भारत की कुल भूमि। अगला है मुख्य भूमि के तट की लंबाई। तो बताइए कि भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। चलिए तो अब है कि मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है। तो ये था स्थल सीमा की लंबाई। अब इसके बाद है कि मुख्य भूमि के तट की लंबाई है ना। भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। कितने है? 6100 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। ये हम आपको समझा ही दिए हैं कि स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो बताइए मुख्य भूमि से तट की लंबाई कितनी है? 180 किलोमीटर। अगला है द्वीप सहित तटीय लंबाई कितनी है? तो द्वीप सहित तटीय लंबाई जो है 7516 किलोमीटर। कितना है? 7516। हाँ, द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। द्वीप सहित तटीय लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि द्वीप सहित मतलब द्वीप लगा करके तटीय लंबाई कितनी है। ठीक है, तो द्वीप सहित तटीय लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। कितना है? बाय मिस्टेक बोल दिए 7516, इसको आप लोग सही कर लीजिए। तो 7516.6 किलोमीटर है। तो बताइए तो 7516.6 किलोमीटर क्या चीज की लंबाई है? द्वीप सहित तटीय लंबाई। तटीय मतलब समझे ना, समुद्र के किनारे के भाग को तटीय कहा जाता है। ठीक है, तो 7516.6 किलोमीटर है। अगला है समुद्र तट से,
देखिए भारत में समुद्र के किनारा से लगे हुए राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 9। तो समुद्र के किनारे से लगे हुए राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 9। हाँ, यानी कि तटीय राज्य क्या गो? 9 गो। क्या हुआ? 9। चलिए अगला है सबसे लंबी तटरेखा, मतलब सबसे लंबी तटरेखा जो है वो किस राज्य की है? गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। अगला है कि सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? तो सबसे छोटी जो है वो आपको गोवा है, और सबसे लंबी जो है वो क्या है? गुजरात है। सबसे लंबी क्या है? गुजरात है। सबसे छोटी क्या है? गोवा है। बात समझ रहे हैं? तो बताएंगे कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। वैसे भी देखिए गोवा देखने में बेचारा छोटा लग रहा है ना। अब गोवा किसके बगल में है? महाराष्ट्र के बगल में। आगे है आपको सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य। देखिए अब यहाँ पर एक प्रश्न फिर बदल गया। सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है। अब पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश में, तो सबसे छोटा तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य पूछ रहा है। तो केंद्र शासित के अंतर्गत कौन आता है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कौन आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कौन सा राज्य है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये आपको सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है, और वो भी केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तब। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कहेगा तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य सीधे बोल देगा तो गोवा, और सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कहेगा तो गुजरात। आगे है आपको प्राद्वीपीय भारत से संबंधित प्रश्न। तो बताएंगे प्राद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? देखिए प्राद्वीपीय भारत को हम लोग, प्राद्वीपीय भारत है, सीधे भारत भी बोल सकते हैं। भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य, यानी कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किसकी थी? पहले ये बताइए। आंध्र प्रदेश की। सबसे लंबी थी गुजरात की। और गुजरात के बाद कहता है कि दूसरी वाली कौन सी है ना? भारत के बाद दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा राज्य अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। नगरीकृत का मतलब सबसे ज्यादा नगर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसीलिए उसका नाम है राष्ट्रों का राष्ट्र महाराष्ट्र, यानी कि सबसे ज्यादा नगर है वहाँ पर। तो बताइए कि सबसे अधिक नगरीकृत राज्य, सबसे अधिक शहर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जब कभी महाराष्ट्र घूमने का मौका मिले तो जाइएगा। महाराष्ट्र में क्या है, आपको दिन और रात कब होगा वो पता भी नहीं चलेगा आपको। अगर रात है ना तो मतलब रात में आपको इन्हें पता चलेगा कि मतलब रात हो गया। अगर आप रूम में थे पहले से तो इन्हें पता चलेगा कि अब रात हो गया, लगेगा कि दिन ही है। वहाँ पे इतना लाइट का व्यवस्था रहता है कि आपको मतलब रात दिने नजर आएगा। इंडस्ट्री एरिया है, मतलब एनी टाइम काम होता है, रात दिन काम होता है वहाँ पे। इंडस्ट्री एरिया है महाराष्ट्र। इंडस्ट्री एरिया का मतलब हुआ कि आपको जो है सो औद्योगिक क्षेत्र है। मुंबई, वही महाराष्ट्र मुंबई उसकी राजधानी है ना। बिहार में यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो सुइयों का फैक्ट्री नहीं है। तो बताइए सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र में। नगरीकृत का मतलब सबसे अधिक नगर, सबसे अधिक नगर, शहर। सबसे अधिक शहर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब आगे बताएंगे न्यूनतम नगरीकृत मतलब सबसे कम नगर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। सबसे कम नगर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। जी, सबसे कम नगर की संख्या जो है आपको हिमाचल प्रदेश में है। तो बताइए हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। शिमला है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। ठीक है, तो बताइए सबसे कम नगर कहाँ पर है? गोवा में। हिमाचल प्रदेश। देखिए सबसे कम नगर जो है वो आपको है हिमाचल प्रदेश में। लोग ना वहाँ पर शहर को बसाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पता है वहाँ पर ना इसका नाम है हिमाचल। हिम का मतलब ठंडा, वहाँ पर ठंडा ज्यादा है तो वहाँ पर लोग जाएगा शहर बसाने के लिए। इसलिए सोच लीजिए कि सबसे कम शहर, शहरे को नगर कहते हैं, तो सबसे कम नगर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। आप समझ गए ना, सबसे कम नगर हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे है सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य। वन आच्छादित का मतलब क्या होता है? मतलब वन से छाया हुआ, वन से घिरा हुआ, वन से छाया हुआ। सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश भोपाल। भोपाल। तो बताइए सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखिए एक बात बताते हैं, इसको याद रखने का तरीका। सबसे ज्यादा वन आच्छादित पूछ रहा है, मतलब वन से घिरा हुआ। अगर मान के चलिए इस एरिया में अगर पूरा चारों ओर से वन हो तो हम लोग बीचे में रहेंगे ना, मध्य में रहेंगे ना। इसलिए याद कर लीजिए कि सबसे अधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य में रहेंगे। नहीं समझे मेरा बात?
अरे आप बाहर निकलिए, ठीक है। और उधर देखिए आपको पूरा पेड़ नजर आएगा, फिर उधर देखिए चारों दिशा में पूरा पेड़ नजर आएगा, फिर चारों ओर देखिए पूरा पेड़ ही पेड़ नजर आएगा। तो आपको कैसा अनुभव होगा कि हम बीच में हैं। आप जहाँ भी खड़ा हो जाइए और चारों ओर देखिए आपको पेड़ नजर आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद रखिए कि सबसे अधिक जो है वन आच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। प्रश्न पर ठीक है, तो सर्वाधिक वन आच्छादित मतलब वन से घिरा हुआ राज्य बताइए। मध्य प्रदेश। आगे है कि सबसे कम वन आच्छादित यानी कि सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। एक बात बताते हैं, तो देखिए सबसे कम वन जो है आपको हरियाणा में है। इसको याद रखना बहुत आसान है। कैसे बताएं? देखिए जिस वन में कौन रहता है? जानवर। अगर जिस ऐसा वन जहाँ पर एकदम कम गाछी वृक्षी हो, वहाँ पर अगर जानवर रहेगा तो वहाँ का लोग क्या करेगा? उस जानवर को मार के खा जाएगा, तो जानवर सब हरा जाएगा। जानवर सब क्या हो जाएगा? जानवर हरा जाएगा। तो इसलिए हरा जाएगा यानी कि हरियाणा। तो सबसे कम वन वाला क्षेत्र जो है, सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। चलिए अब बताइए कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? मासिन राम मेघालय में होता है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? अगर आपको बिहार में पूछे कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है तो बताइए आंसर क्या होगा? किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगा? किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होगा। ठीक है, तो बताइए सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में? मासिन राम में, जो कि आपको मेघालय का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए सबसे कम वर्षा कहाँ होगा? सबसे कम वर्षा यानी कि न्यूनतम वर्षा है ना, लेह लद्दाख में। और जानकारी है, लेह लद्दाख में एकदम बालू सब जो है ना, बालू ही बालू है, वहाँ पर बहुत कम वर्षा होता है। हाँ, बात समझ गए? अगल बगल में है। ठीक है, तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर? तो लेह लद्दाख में। इसके बाद सबसे ठंडा स्थान किसको कहा जाता है बताइए? लद्दाख में एगो क्षेत्र है द्रास। द्रास बोलिएगा, बोलिए द्रास। तो सबसे ठंडा स्थान जो है वो आपको द्रास है। ठीक है, तो जो कि लद्दाख में पड़ता है। तो बताइए सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है। देखिए जहाँ पर सबसे ठंडा स्थान है वहाँ पर सब दौड़ के जाएगा ना जी, इसलिए याद रख लिया। अब लद्दाख कहाँ है? लद्दाख पूरा गर्मी वाला शहर है, लेकिन उस गर्मी वाला शहर में अगर जो कोई ठंडा स्थान मिलेगा तो सब दौड़ के जाएगा, इसलिए द्रास। ठीक है, अगला है आपका आज का लास्ट प्रश्न है कि हिमालय से लगे राज्यों की संख्या, मतलब हिमालय पर्वत है ना, उससे कितने राज्य लगे हुए, उससे कितने राज्य सटे हुए हैं? तो हिमालय से आपको 10 राज्य सटे हुए हैं। याद रखिएगा, हिमालय पर्वत से कितने राज्य सटे हुए हैं? 10। हिमालय से कितने पर्वत सटे हुए हैं? 10 पर्वत सटे हुए हैं। बात कुछ समझ में आया कि नहीं? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो आप तुरंत पाना चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक